वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टू डायमेंशनल मोशन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक्स होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जिसमें किसी एक जगह से किसी स्टोन को थ्रो करेंगे तो वो ऐसा कुछ पैराबोलिक पाथ करते हुए यहाँ पर आकर के लैंड करता था। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि एक सर्टेन हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से h से अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी सर्टेन वेलोसिटी u से क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हाथ से वो आगे आएगा, थोड़ा सा इस फिगर को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें, जैसे ही वो हाथ से आएगा, एयर में जैसे आएगा, उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 होगा, u दैट इज ux होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो उस समय इसकी मान लीजिए 0 होगी, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते इसमें क्या होगा, g काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। इन दैट सिचुएशन इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज करना चालू कर जाएगा, यानी कि इट विल बी डिस्प्लेस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। इस वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के कारण इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना डेवलप करेगा, ये अपना काम करेगा वर्टिकल एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो अपना काम करेगा। अगर सपोज दैट कि जी नहीं होता तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता चला जाता, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता चला जाता, करेक्ट। लेकिन अब जाना तो है इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पाथ से होकर के नहीं, इस डायरेक्शन में इसको जाना है लेकिन इस पाथ से नहीं। अब जैसे सपोज दैट कि ये यहाँ पहुँचता, अगर जी नहीं होता तो होगा ये कि, चलिए पाथ पहले बना लेते हैं, तो ये यहाँ पहुँचेगा। अगर बिना जी के यहाँ पहुँचना था इसको, तो अब ये यहाँ पहुँचेगा। आप देख लीजिए इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, वही होगा। कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पहुँचना था इसको, उस समय ये पहुँचेगा यहाँ। उसके कुछ देर के बाद जब इसको यहाँ पहुँचना था, तब ये पहुँचेगा यहाँ, और फाइनली जब इसको यहाँ पहुँचना था तब ये जमीन से टकरा जाएगा। जमीन से टकराने के बाद उसका रिएक्शनरी फोर्स काम करेगा, उसके बाद इसका जो मोशन होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। उसको स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, उस पर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर यदि क्या है, काफ़ी सॉलिड सरफेस है तो बाउंस बैक करेगा। अगर यदि कीचड़ वगैरह है, सैंड है, तो उसमें धंस के रह जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है ना। इलास्टिक सरफेस है तो वो जंप करके ऐसा कूदता हुआ वो चल जाएगा। तो इस तरह की बातें होंगी। इसके बाद की स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे ही आपने थ्रो किया एयर में एक सर्टेन हाइट से, तो ये चीज़ जो है सो क्या हो रहा है, आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक पाथ है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन ही इसको क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये कहानी एक सर्टेन हाइट से थ्रो करने पर ही नहीं होगी। हो सकता है कि आपका एक एरोप्लेन है, पता नहीं एरोप्लेन अच्छा से बनता है कि नहीं बनता है हमसे, है ना। एरोप्लेन से मान लीजिए आपने क्या किया, एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, तो वो भी एक सर्टेन हाइट से उसकी कहानी होगी। वो कहानी क्या होगी, एक सर्टेन हाइट से होगी। वो भी एरोप्लेन तो सीधा चल जाएगा, लेकिन ये इसके साथ, मान लीजिए एरोप्लेन जब तक यहाँ पहुँचेगा इस पोजीशन तक, तब तक ये आकर के क्या होगा, इस जमीन को हिट करेगा। लेकिन ये चलेगा एरोप्लेन के साथ ही,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस एरोप्लेन के साथ ही मूव करेगा। अगर एरियल फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ठीक एरोप्लेन के नीचे ही गिरेगा। मतलब एरोप्लेन में जो बैठा हुआ आदमी है वो उस स्टोन को सीधे नीचे की तरफ जाता हुआ देखेगा, जबकि बाहर खड़ा कोई व्यक्ति को देखेगा कि एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है और पत्थर जो है सो इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर, अलग अलग सिस्टम ऑफ रेफरेंस में ये कहानी अलग अलग होगी। फॉर ए मैन सिटिंग इन द एरोप्लेन विल सी द बॉम्ब फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो सीधे देखेगा कि सीधे सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो भी यू स्पीड के साथ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इस वजह से उसमें उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसका समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद भी क्या हो रहा है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जबकि ये स्टोन को जब आदमी कोई बाहर से देखेगा तो वो देखेगा कि क्या है, वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जहाँ बॉम्ब गिराना होता है ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितने देर पहले हम बॉम्ब को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो मान लीजिए टारगेट यहाँ है तो उसको उसके पहले ही इसको छोड़ना पड़ता है ताकि वो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ वहाँ एरियल फ्रिक्शन वगैरह सबका कैलकुलेशन करना पड़ता है, कितना एरियल फ्रिक्शन काम करेगा तो इसकी स्पीड को कुछ हद तक रिड्यूस कर देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो इतना दूर तक क्या हो सकता है, जा सकता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है रियल प्रोसेस में ये नहीं होता है कि एक एरोप्लेन यहाँ पे यहीं गिरेगा, ये थोड़ा सा पीछे गिरता है, क्या कि इस ऑब्जेक्ट पर एरियल फ्रिक्शन भी काम कर रहा होता है। और इस एरोप्लेन में तो भाई फ्यूल बर्न कर रहा है, वो एरियल फ्रिक्शन को ओवरकम करता जा रहा है, लेकिन इस बॉम्ब के अंदर तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं कि वो रियल फ्रिक्शन को क्या करे, ओवरकम कर सके। इस वजह से ये थोड़ा सा पीछे गिरेगा, तो ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग जरा अभी इस एनालिसिस को देखते हैं। ये h हो जाएगा, हाइट हो गया h r। अब जरा सा इसमें ये देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसमें कुछ नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u इक्वल टू ux है तो वही रह जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये vy बेकार कह रहे हैं, uy की बात करें, vy एट एन इंस्टेंट uy प्लस gt रहेगा, uy 0 है तो gt हमेशा से इसकी जो vy रहेगी वो gt रहेगी। मतलब किसी इस इंस्टेंस पर इसमें u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और vy वेलोसिटी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, जो टाइम के साथ वेरी करता रहेगा, जो मैक्सिमम होगा टाइम के साथ में। ठीक है, व्हाट विल द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, uy की बात कर रहे हैं तो uy तो इसमें 0 है, हाइट इसकी कितनी है, h है, uy 0 है तो 0 हो गया हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम जो होगा 2h/g अंडर रूट आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से। इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, t इक्वल 2h/g हो जाएगा। और दूसरी बात, ये r कितना होगा, तो r इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा था, इस टाइम में हो रहा है, तो r इक्वल टू uxt होगा, ux इज योर u एंड t इज योर दिस वन, अंडर रूट 2h/g होगा, ये होगा इसका करेक्ट। और अगर यदि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, तो भी जब ये हिट करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो होता है vy/gt, t की वैल्यू अगर इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा g अंडर रूट 2h/g, इस g स्क्वायर बन के जाएगा, तो vy इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा, अंडर रूट 2gh हो जाएगा। इसका क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास जब स्ट्राइक करेगा तो ये इसका u होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये vy होगा मैक्सिमम। ऐसे सिचुएशन में इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ देख ले, रिजल्टेंट वेलोसिटी v की बात करें तो v जो होगा वो अंडर रूट
यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, वी वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh का स्क्वायर 2gh हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द अर्थ इज हाउ मच, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। इन सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ हमको, जब हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो भैया मोशन इन ए सर्कल इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रफली कह सकते हैं अर्थ अराउंड द सन जो है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन है। फिर आपको एक थ्रेड को अगर एक स्टोन को अगर एक थ्रेड से टाई अप करके वेल्ड करते हैं तो सर्कल में घूमता है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं, ये बहुत कॉमन बात है, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसके एग्जाम्पल देने की। ठीक है, चलिए एक सर्कुलर पाथ ले हम, ओके सर्कुलर पाथ लेते हैं, ये इसका सेंटर हुआ। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। एट एनी इंस्टेंट ये इसकी आर है पोजीशन, और कुछ देर के बाद एल लीजिए, नहीं एल इसको नहीं लेंगे, इसको आर ही लेते हैं। कुछ देर के बाद आफ्टर डेल टी टाइम इसमें क्या हो रहा है, डेल थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बार हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। देयर इज एन लीनियर डिस्प्लेसमेंट से डेल एल, एल लेंथ। तो जो आर्क बन रहा है उस आर्क में क्या हो रहा है, डेल एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो डेल एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेल एल इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब ये जाता है तो इसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एल का है, वहीं पर उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का है, डेल थीटा का है। ठीक है, डेल थीटा का है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, हम लोग बाय ट्रिग्नोमेट्री ये जानते हैं कि डेल थीटा मतलब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है भैया, आर्क अपॉन रेडियस होता है। चलिए जो ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है, यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी नहीं। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इस जगह पर के लिए यूनिफॉर्म मोशन से, अगर यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, पहले तो मैं बता दूं को इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहेगा, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि कंटिन्यूअसली क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है और फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास यहाँ पर अगर v वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी है, और यहाँ पर का v में फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क ये आ जाएगा कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी मानेंगे, चूंकि देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए, तो हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा डेल एल बाई आर होगा। अगर दोनों साइड से हम लोग इसको डेल टी से डिवाइड कर दें, 1 अपॉन आर को बनाए रहें, डेल एल अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक नया टर्म आ रहा है आपका, वो क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा
1/r del L बाई del t, ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इजकल टू 1/r v, तो ओमेगा इजकल टू v बाई आर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो जाएगा। v इजकल टू आर ओमेगा, वेक्टर में जाएंगे तो v इजकल टू आर क्रॉस ओमेगा लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर इफ t इज द टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, अगर टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन क्या है, t है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हम ओमेगा जिसकी बात डेल थीटा अपॉन क्या कर रहे हैं, डेल टी ले रहे हैं, है ना। वन अपॉन आर डेल थीटा बाई डेल टी ले रहे हैं, डेल थीटा बाई डेल टी ले रहे हैं। 1/r डेल थीटा का मतलब 2πr हो जाएगा, अपॉन व्हाट, डेल टी मतलब t, डेल थीटा का मतलब नहीं 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ठीक है, डेल एल बाई डेल टी ले रहे हैं। ओहो, कभी कभी जो है ना, ठीक, सॉरी यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, जिसमें ओमेगा डेल थीटा बाई डेल टी को क्या ले रहे हैं, 1/r डेल एल बाई डेल टी, ओमेगा 1/r डेल एल बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी को ओमेगा ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 1/r 2πr बाई टी, आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा का जो वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू सीधे सीधे 2π बाई टी होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग इस तरह की बात क्या करेंगे, करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अब किसकी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टर्म है, कुछ टर्म है जो ध्यान रखने की जरूरत है, वो है ओमेगा इजकल टू v बाई आर या v इजकल टू आर ओमेगा होगा, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस ओमेगा होगा। और एक रिलेशन जो एंगुलर वेलोसिटी और क्या इसके बीच रहता है, किसके बीच, हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का, एक टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो 2π बाई टी होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए फिर से हमें एक सर्कल बनाया भैया। किसके लिए जा रहे हैं एक्सप्रेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज ये दो पोजीशन पर है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, R1 इनिशियल पोजीशन, R2 फाइनल पोजीशन, है ना। यहाँ पर इसकी स्पीड va है, स्पीड नहीं वेलोसिटी, और यहाँ पर vb है। va इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू vv, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में, इक्वल टू हाउ मच, v। ठीक है, देखने वाली बात क्या होगी, यहां पर इसमें डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है भैया, तो व्हाट इज द, और डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी हो रहा है, इसमें डेल एल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सारा कहानी हम लोग लेकर के चले, और v इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ये डायरेक्शन था। ठीक है, और जो फाइनल डायरेक्शन है वो ये है। करेक्ट, फिगर को थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए था, है ना। चलिए,
तो इसको बीच में आना चाहिए था। खैर नायाल फिर भी मैं समझ, इसको बीच में आना चाहिए था। इसको थोड़ा सा और लीजिए और उसको टेंजेंशियल लीजिए, ठीक है ना। तो ये अब कुछ हद तक, और इसको थोड़ा टेंजेंशियल लीजिए। फिगर से भी बहुत सारी बात क्लियर हो जाती है। अगर फिगर आप सही सही बनाते हैं, जैसा फिजिकल सिचुएशन है, तो बहुत सारी बातें फिगर ही बता देता है आपको, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका किसका, VA, और ये क्या हो जाएगा, VB। वेक्टर्स को बाहर कर दिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये डेल थीटा है ना, तो ये 180 माइनस डेल थीटा, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। क्या समझे बात को। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है OA, इसका मान पॉइंट P ले लीजिए, OAPB है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये डेल थीटा है, तो ये दोनों 180 हो गए, तो ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये इसका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और ये यहाँ का जो एंगल होगा ये भी इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो सेम एंगल के साथ अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। और ये जो होगा वो भी होगा। इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा मैं यहाँ बना दूँ, हो लिए यहाँ रहे हैं, ये VA है, ये क्या है, VB है, और इस फिगर को हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ये लिया, यही होगा डेल V। मैं पहले से बता रहा, VB माइनस VA यही होगा डेल V। कई बार मैंने इस बात की चर्चा वेक्टर में की है। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो जाकर के हमारे वेक्टर वाले वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डेल V को ये ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी फिगर को उठा के यहाँ लाया गया, ठीक है ना। इसके डायरेक्शन को सीधा कीजिए, इसके डायरेक्शन को आगे पीछे कीजिए, इसके बाद देखिए दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल V, ठीक है। अब डेल V ये हो गया। अब हम लोग जरा सा समझने की कोशिश करें कि क्या होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ डेल थीटा काफ़ी छोटा एंगल ले रहे हैं हम लोग, काफ़ी छोटा। यहाँ तो फिगर में दिखाने के लिहाज से हमने काफ़ी बड़ा ले लिया है, लेकिन दरअसल ये हम लोग छोटा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आपका डेल थीटा होगा क्या, तो डेल थीटा जैसा कि पिछले फिगर में आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब डेल V अपॉन रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, चाहे VA ले लीजिए चाहे VB ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ VA या मैग्नीट्यूड ऑफ VB, जो कुछ भी लेना है। तो डेल V हो गया अपॉन V, यानी डेल थीटा इक्वल टू डेल V अपॉन V। ओके, चलिए, तो डेल V इक्वल टू हाउ मच, V डेल थीटा, ठीक है भैया। टाइम से डिवाइड कीजिए, इफ डेल टी इज द टेकन टाइम, तो डेल V बाई डेल टी यही तो चाहिए भैया, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, V डेल थीटा, V और कितना, डेल थीटा बाई डेल टी, करेक्ट। तो डेल थीटा बाई डेल टी इट्स ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा। ये हो गया एक्सीलरेशन, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। V ओमेगा, A इक्वल्स टू V ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू V बाई आर। ओमेगा का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले, चूंकि V इंटू V बाई आर, ओमेगा चूंकि V बाई आर होता है, इस वजह से A की वैल्यू V स्क्वायर बाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये पूरी पढ़ा दी है, लेकिन इसकी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, समस्या वहाँ से उत्पन्न हो रही है कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग डायरेक्शन। तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग फॉलो करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को अगर हम लोग समझ रहे हो, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, तो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाए तो डायरेक्शन तक वो नहीं चेंज करेगा।
है ना। तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगा। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंटर के टुवर्ड्स सेंटर, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स काम कर रहा होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा उसके कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन के लिए। अगर आपने स्टोन को थ्रेड से टाई अप किया है और टाई अप करने के बाद उसको अगर विल्ड करिएगा तो ये सर्कल पर नचेगा, और जो थ्रेड में जो टेंशन आता है वही आपको उसको क्या करता है, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ताकि वो सर्कल के ऊपर मूव करे। क्या पॉसिबल है कि बिना थ्रेड के हम उस स्टोन को रिवॉल्व करा दें? सर्कल में नहीं होगा। अब आप बात करेंगे इसकी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन की, तो उसमें भी तो एक पुल काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होता है सन का अर्थ के ऊपर, या मून का। मून पर भी अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होता है। तो जब तक एक इनवर्ड पुल नहीं काम करेगा तब तक वो सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं करेगा। ये अलग बात है कि अब जब हम लोग जाएंगे प्लैनेटरी मोशन में तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो इसको वायलेट करेगा, और उसमें उसका लॉ कुछ और है। लेकिन मोटा मोटी समझने के लिहाज से जब तक एक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं काम करेगा, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। द फोर्स एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड इट विल कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। और जब ये हट जाएगा, जैसे ही हट जाएगा उसका सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। जैसे कि थ्रेड क्या होगा, टूट जाए। अगर थ्रेड टूट जाता है तो क्या होता है, सीधे सीधे वो ऑब्जेक्ट क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा, ये थ्रेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर काम कर रहा है तो इसमें ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस समय ये थ्रेड टूट जाए तो ऐसा नहीं है कि सर्कल में घूमते रह जाएगा, जी नहीं, ये सीधा जिस डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट, उस समय जो उसका डायरेक्शन होगा उसी पाथ पर क्या होगा, मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा, है ना। वो मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये आप हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, अगर मान लीजिए ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। इसमें अगर यहाँ पर कोई पर्सन को, बड़ा सा है ये बड़ा सा है ना, बड़ा सा है, और यहाँ पर कोई एक पर्सन है खड़ा और स्टोन को छोड़ देता है, स्टोन को छोड़ देता है, और यहाँ पर भी एक पर्सन है, यहाँ पर भी एक पर्सन है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर भी एक पर्सन है। जब वो स्टोन को छोड़ेगा ये घूम रहेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तब स्टोन यहाँ होगा, और ये वाला आदमी भी यहाँ होगा, ये वाला इंसान भी यहाँ होगा। ठीक है। जब ये यहाँ आएगा पर्सन, है ना, तो ये लाइन से बाहर है, सॉरी, जब ये यहाँ आएगा तब ये पर्सन यहाँ रहेगा, तब ये स्टोन यहाँ पहुँचेगा और उसको हिट कर देगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, स्टोन को इसने छोड़ा, एक्चुअल में क्या होगा, ये पर्सन ने स्टोन छोड़ा, स्टोन बाहर की तरफ जाएगा, इसको नजर आएगा क्या होगा कि बाहर की तरफ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करेक्ट, तो इस आदमी को ये लगेगा कि स्टोन मेरी तरफ आ रहा है, जबकि बाहर अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो ये देखेगा कि ये स्टोन इस पाथ पर मूव कर रहा है, जबकि इसको ये लगेगा कि ये स्टोन क्या है, इसको लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ चुका है, और जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो यहाँ पर उसको हिट कर देगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, तो पाथ ऑफ मूवमेंट उसके लिए, वो जो ऑब्जर्व करेगा वो कुछ और ऑब्जर्व करेगा, है ना। वो उसके लिए ये फोर्स उसका रियल हो जाएगा, जबकि इसके लिए जो इसका मूवमेंट है वो क्या होगा, ये फोर्स जो होगा वो स्यूडो फोर्स हो जाएगा, वो फोर्स इसका स्यूडो फोर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को ये हिट नहीं करेगा, इसको हिट भी करेगा और अच्छे से हिट करेगा पत्थर के कारण नहीं, इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, है ना, एक्चुअल में ये आकर के पत्थर को हिट करेगा, न कि पत्थर जाकर के उसको हिट करने वाला है। फर्क को समझिए, ये पर्सन खुद आकर के, इसका लाइन ऑफ मूवमेंट ये है और इसका लाइन ऑफ मूवमेंट ये है, तो एक्चुअल में पत्थर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है इस पर्सन पर,
और इसको पर्सन पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और ये पर्सन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और ये आकर के पत्थर से टकराता है। यू वेलोसिटी से मूव करने वाले पत्थर से खुद जाकर के टकरा रहा है, न कि पत्थर इससे टकराएगा। ये तो मूव कर रहा था, तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस पर्सन पर कर रहा है, न कि इस पत्थर पर कर रहा है। अलग बात है कि चेंज इन मोमेंटम होगा, टक्कर जब होगी तो उसकी चूंकि वेलोसिटी है, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो चेंज इन मोमेंटम होगा, वो कहानी बात की बात है। लेकिन देखने वाली बात होगी, स्टोन इज नॉट हिटिंग द पर्सन बट द पर्सन इज गोइंग टू हिट द स्टोन। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है सर्कुलर मोशन में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग दिखेगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमको।